नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है और यह चर्चा हम करने वाले हैं अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि विपक्षी एकता के बीच क्या महासंग्राम छिड़ा है। एनसीपी में यह संग्राम बाहर आ चुका है और भी कुछ पार्टियों में यह संग्राम होना है क्या। और दूसरी बात यह कि विपक्षी एकता की बैठक को लेकर जगह भी बदले और अब तारीख भी बदल रही है। करेंगे इस पर बात। साथ ही आज की खास चर्चा होगी कि समान नागरिक संहिता में दोनों तरफ पक्ष में विपक्ष में कौन सी पार्टियां खड़ी हैं, कौन सी पार्टियों में अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसी पर आज खास चर्चा करेंगे। और इसके बाद बात करेंगे कि पटना हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई है जाति आधारित गणना को लेकर, जिसमें बिहार सरकार को पहले झटका लग चुका है। देखना होगा कि आज हाईकोर्ट क्या कुछ कहता है। और यह भी बात करेंगे कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में हिंसा लगातार जारी है और वहां की धरती हिंसा के खून से लाल हो रही है। इस पर करेंगे बात इन सभी मुद्दों पर। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। समान नागरिक संहिता पर संसद की स्थायी समिति की बैठक आज। समिति के सभापति सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में अलग अलग दलों के 31 सांसदों को किया गया आमंत्रित। समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग द्वारा जारी परामर्श पत्र पर होगी चर्चा। महाराष्ट्र में एनसीपी के भीतर हर पल नई हलचल। डिप्टी सीएम बने अजित पवार के घर लगा नेताओं का तांता। वहीं सतारा पहुंचे शरद पवार के समर्थन में लगे नारे। 5 जुलाई को दोनों नेताओं ने बुलाई पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की बैठक। मुंबई और पुणे में एनआईए का छापा। आतंकी संगठन आईसिस के आतंकी मॉड्यूल नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश में जुटी एनआईए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज भारतीय जनता पार्टी के महाजनसंपर्क अभियान संपर्क से समर्थन के तहत दिल्ली के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में छात्रों के साथ किया संवाद। पीएम के यूएस दौरे का किया जिक्र। कहा प्रधानमंत्री मोदी के पहल का वैश्विक राजनीति पर पड़ता है प्रभाव। नरेला स्थित राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान का भी किया दौरा। रोहिणी में स्वर्गीय टीकालाल टपलू के परिजनों से भी की मुलाकात। G20 सम्मेलन के तहत गुरुग्राम में आज से 2 दिन का स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन। केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश ने कहा स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार करने में शिक्षा और जागरूकता की अहम भूमिका। G20 शेरपा अमिताभ कांत ने दुनिया की तमाम चुनौतियों से निपटने के लिए इनोवेशन और तकनीकी बदलाव को बताया जरूरी। और बम बम भोले के जयकारों के साथ अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ भक्तों का चौथा जत्था। 4758 यात्री पहलगाम और बालताल के लिए हुए रवाना। अब तक 70,500 से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। बालताल मार्ग पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा। तो ये थी इस वक्त तक की हेडलाइंस और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले बात आज के सबसे पहले एजेंडे की और वो जुड़ी हुई है विपक्षी एकता को लेकर। जो महासंग्राम विपक्षी एकता कोशिशों के बीच छिड़ा हुआ है उसी पर आज हम सबसे पहले बात कर रहे हैं। और ये इसका जो नजारा है ये महाराष्ट्र में तो दिख चुका है। तो एनसीपी नेता शरद पवार अभी पटना के विपक्षी एकता सम्मेलन से लौटे ही थे, लेकिन पार्टी में उनकी ही पार्टी में महासंग्राम छिड़ गया। पवार बनाम पवार, चाचा बनाम भतीजा की लड़ाई में एनसीपी टूट गई। तो महाविकास आघाड़ी में एमवीए में इस झटके ने महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उलटफेर कर रख दिया। शिंदे सरकार में अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री बनकर एनडीए का दामन थाम लिया। बगावत के माहिर खिलाड़ी रहे शरद पवार की पार्टी खुद बगावत की शिकार हो गई। अजित पवार का दावा है कि एनसीपी टूटी नहीं है, बल्कि सभी विधायक तो उनके साथ हैं। विपक्षी एकता की मीटिंग में शरद पवार को यूपीए कन्वीनर बनाने की चर्चा थी, लेकिन आज कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि बिना पवार की जानकारी के इतना बड़ा खेल तो मुमकिन था ही नहीं।
महाविकास अघाड़ी में विपक्ष की एकता में राहुल गांधी की भूमिका स्वीकार्य थी। जाहिर है कि नेताओं का विश्वास है कि आएगा तो मोदी ही, और इन्होंने इसीलिए शायद अघाड़ी से नाता तोड़ लिया। आज महाराष्ट्र में बीजेपी के समर्थन में लगभग 200 विधायक हो चुके हैं, तो जाहिर है कि अजित पवार की बगावत ने एनडीए को आने वाले चुनाव में अब काफी आगे कर दिया है, ऐसा लगता है। वर्षों से महाराष्ट्र सहित देश की सियासत में दमखम रखने वाले शरद पवार आज अपने अस्तित्व की लड़ाई में सड़क पर उतरे हुए हैं। शरद पवार ने महाराष्ट्र के कराड़ में समर्थकों को संबोधित करते हुए अपनी बची खुची पार्टी को ही असली एनसीपी बताया है। लेकिन चर्चा यह भी है कि महाराष्ट्र की टूट फूट के बाद परिवारवादी पार्टियों में विघटन की चर्चा है, बहुत तेज है। बीजेपी का तो दावा है कि नीतीश की पार्टी जेडीयू में भी जल्द ही हो सकती है टूट फूट। हालांकि राजनीतिक जोड़ तोड़ और सत्ता के इस खेल में अंतिम रूप से रेस कौन जीतेगा, यह तय होना भी बाकी है। लेकिन पहले महाराष्ट्र की बात कि वहां उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अजित पवार ने दावा किया कि एनसीपी के ज्यादातर विधायक और कार्यकर्ता तो उन्हीं के साथ हैं। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि अजित पवार के सरकार में शामिल होने से उनके अनुभव का प्रदेश को फायदा होगा। पार्टी के नाते हमने ये डिसीजन लिया है और ये होते हुए पूरे विधायक हमारे साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ है, बाकी के पार्टी के वर्कर हमारे साथ है। इसीलिए आज मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप का ओथ ली। तो अजित पवार ये दावा कर रहे हैं कि ज्यादातर विधायक कार्यकर्ता सब उन्हीं के साथ हैं। दूसरी तरफ शरद पवार दावा कर रहे हैं कि असली एनसीपी तो उन्हीं की है। लेकिन क्या है हालात और क्या कुछ इस बीच में हो रहा है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस बारे में क्या कुछ कहा है, आइए पहले उनको सुन लेते हैं, फिर रुख करेंगे शिशिर शेलार अपने संवाददाता का। एक मुख्यमंत्री और दो मुख्यमंत्री, ये डबल इंजन वाला सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा था, इसको अभी ट्रिपल इंजन मिल गया है। ये अभी बुलेट ट्रेन की गति से भागेगा। सर्वांगीण विकास के लिए मैं अजित पवार और उनके सभी सहयोगी उनका स्वागत करता हूँ। निश्चित रूप से उनके अनुभव का भी सरकार को फायदा होगा, जनता को फायदा। मुख्यमंत्री शिंदे कह रहे थे पहले महाराष्ट्र सरकार में 2 इंजन थे, अब 3 इंजन हो गए। शिशिर शेलार हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से इस खबर पर और ज्यादा चर्चा करने के लिए। सबसे पहले शिशिर, चर्चा यही, अजित पवार कह रहे हैं कि ज्यादातर सारे के सारे लगभग विधायक उनके साथ हैं, पार्टी के कार्यकर्ता भी साथ हैं, और शरद पवार कह रहे हैं कि नहीं, एनसीपी असली एनसीपी उन्हीं की है। ये बताइए कि क्या जो जमीन पर हकीकत दिखाई पड़ रही है, जो हाल शिवसेना में उद्धव ठाकरे का हुआ था, क्या आज वही हाल दिखाई पड़ रही है कि एनसीपी में शरद पवार की होती हुई दिख रही है? शिशिर, बिल्कुल, देखिए, एक साल पहले का जो नज़ारा हम महाराष्ट्र में देख पा रहे थे, खासतौर पर शिवसेना को लेकर, शायद अमूमन वही नज़ारा इस वक्त हम एनसीपी को देकर अब देख रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में। एनसीपी में भी अगर देखा जाए तो जो प्रमुख कद्दावर नेता एनसीपी के थे वो इस वक्त जो है अजित पवार के साथ है। अजित पवार इस वक्त सरकार में उप मुख्यमंत्री है, तो ऐसे में एक बड़ी फूट यहाँ पर एनसीपी दिखाई जरूर देती है। 2 खेमे यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना ये होगा किसकी ताकत सबसे ज्यादा है। चूंकि शरद पवार ने कल ही स्पष्ट किया था कि जिस प्रकार से अजित पवार अलग हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं किसी कोर्ट के झमेले में नहीं जाऊंगा, मतलब मैं कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाऊंगा, ये पूरी केस जो है जनता तक लेके जाऊंगा। और इसलिए जनता के बीच में आज वो है सातारा में गए थे, और साथ ही साथ सातारा में उन्होंने एक रैली को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में मैं पूरे महाराष्ट्र का दौरा करने वाला हूं। तो ये शरद पवार की राजनीति है। वही अजित पवार का अगर देखा जाए तो अजित पवार आज सुबह से अपने आवास पर, शासकीय आवास पर थे, और वहां पर उनके सुबह से ही जो लोग थे उनका मिलने का तांता शुरू था। फिर चाहे उसमें पार्टी के कार्यकर्ता थे या फिर हम बात करें विधायक, सभी लोग जो है अजित पवार से मिलने उनके जो शासकीय आवास है वहां पर पहुंचे थे। हालांकि उसके बाद अजित पवार और बाकी जो 8 मंत्री है जिन्होंने कल ही शपथ ली थी, वो जो है उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के शासकीय आवास पर पहुंचे, वहां पर मुलाकात भी हुई। अब देखना ये होगा किस प्रकार से राजनीति बदलती है, खासतौर पर एनसीपी के लिहाज से अगर देखा जाए। क्या एनसीपी में ये 2 फाड़ है, तो ऐसे में कौन सा एक धड़ा जो है वो खड़ा होता है। हालांकि इस वक्त शरद पवार, जैसे हम कह रहे हैं कि इस वक्त पूरे महाराष्ट्र के दौरे पर है, और अगर कंपैरिजन यहाँ पे होने लगा है, कंपैरिजन जिस प्रकार से शिवसेना और एनसीपी का था, यही
बात जो है कुछ ही एक साल पहले शिवसेना के साथ हुई थी और जिस प्रकार से शिवसेना बिखर चुकी थी, जिस प्रकार से बयान उनके नेताओं के सामने आ रहे थे वो अलग है। जबकि एनसीपी के अगर रुख देखें तो एनसीपी का रुख काफी सधा हुआ है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम पिछले बार जब यही वाकया शिवसेना के साथ घटा था तो फिर संजय राउत हो या फिर उद्धव ठाकरे हो या फिर उद्धव ठाकरे के खेमे के कई सारे नेतागण हैं, उनकी जुबान हमने देखी किस प्रकार से फिसल रही थी। लेकिन अब जबकि बात अजित पवार की है तो ऐसे में बड़े संभल के जो है एनसीपी के नेता बोल रहे हैं। स्वयं शरद पवार भी जो है काफी यहाँ पर अगर देखा जाए उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ ही मिनटों पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस प्रकार की स्थिति उन्होंने देखा जाए अपनी जिंदगी में कई बार देखी है और इसीलिए कुछ नया बात उनके लिए, कोई नई चीज उनके लिए नहीं है और आने वाले समय में इस चीज को संभाल लेंगे। तो ये काफी अगर देखा जाए तो सभी प्रतिक्रिया एनसीपी के मतलब खास तौर पर शरद पवार के खेमे से भी निकलती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो ये पहला सवाल। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी है कि अब एमवीए का अस्तित्व महाराष्ट्र में क्या होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल है। हमने देखा 1.5 साल पहले जिस प्रकार से बीजेपी एक तरफ थी तो वही कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना जो एक तरफ थी महाविकास आघाड़ी में थी, लेकिन अब गणित बदल चुका है। अब एनसीपी भी जो है अमूमन अगर देखा जाए तो बीजेपी के साथ है और शिवसेना का एक धड़ा भी जो है बीजेपी के साथ है। ऐसे में बीजेपी काफी स्ट्रांग दिखाई दे रही है, वही महाविकास आघाड़ी काफी वीक दिखाई दे रही है। ठीक, मैं लौटता हूं आपके पास। जी शिशिर, जो चर्चा है अब देखिए, चाहे शरद पवार जितना क्लेम करें लेकिन आप देख लें प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, अजित पवार और तमाम इस तरह के बड़े बड़े नाम इस खेमे में आ चुके हैं। लेकिन एक चर्चा जो बात है, आपने कहा शरद पवार जी का बॉडी लैंग्वेज बदला हुआ था और जो महाराष्ट्र में कल हुआ है उससे ये लग रहा है कि विपक्षी एकता की जो कोशिश थी उस पर भी बड़ा असर पड़ रहा है। पहले तो सिर्फ स्थान बदला था कि शिमला से बेंगलुरु में होगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वहां तारीखें भी बदल रही हैं, कांग्रेस अपने हाथ में कमान ले रही है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसने बहुत बड़ा असर डाल दिया है देश की राजनीति पर और खासतौर पर साल 2024 की राजनीति के लिए। शिशिर, बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि पटना में हमने जब सभा हुई थी हमने देखा कि सभी जो विपक्षी दल वहां पर एक साथ मौजूद थे। लेकिन जैसे जैसे हम अब देख रहे हैं कि दिन आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में विपक्ष के खेमे में सेंध यहाँ पे लगती हुई दिखाई दे रही है। खासतौर पर जब एनसीपी की बात करें, एनसीपी की अगर हम बात करें तो हालांकि आपने एक बात जरूर कही थी परिवारवाद की, कि क्या परिवारवादी पार्टियां इस वक्त विघटन पर है, क्या ये जो कारण हो सकता है, या फिर जिस प्रकार से अजित पवार जो है पार्टी में अगर देखा जाए उनका कद कम करने की कोशिश क्या एनसीपी के द्वारा की गई थी, क्या ये कारण है? तो ऐसे कारण अगर देखा जाए तो कई सारे हो सकते हैं और यही अगर कारण अब देखा जाए तो एप्लीकेबल हो सकते हैं उन सभी पार्टियों के लिए, स्पेशली रीजनल पार्टी के लिए, परिवारवादी पार्टियों के लिए जो कि इस वक्त देखा जाए तो काफी वल्नरेबल है। शिवसेना में यही अमूमन हमने पैटर्न देखा था। हालांकि शिवसेना में जो उद्धव ठाकरे के पुत्र थे अजित ठाकरे, वो काफी सक्रिय राजनीति में आ गए थे। उनके कुछ निर्णय जो हालांकि कुछ नेताओं को पसंद नहीं थे, ये भी एक कारण अगर देखा जाए तो उसमें हो सकता है। तो इन सभी कारणों के कारण मीमांसा करे तो ये एक कारण जरूर हो सकता है। और दूसरी बात, जहां तक बात करें विपक्षी पार्टियों के इस वक्त के स्टैंड की, तो क्या उनकी अपने आपस में बनती है या नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जैसे ही अब हम देख पा रहे हैं कि एनसीपी में फूट पड़ चुकी है, तो अब ये सवाल उठता है कि महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। और ऐसे में कांग्रेस आगे आके कह रही है कि हमारे पास सबसे ज्यादा विधायक है, तो जाहिर सी बात है सदन में जिसके पास ज्यादा विधायक होते हैं उनका ही नेता प्रतिपक्ष होता है, जो पार्टी विरोध में बैठती है। तो ऐसे में अब चूंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस ने जितेंद्र आव्हाड को अपना जो है नेता प्रतिपक्ष का सौंपने का एक काम किया है, क्या ऐसे में कांग्रेस उससे सहमत होगी और क्या कांग्रेस ये विधानसभा अध्यक्ष के पास चैलेंज करेगी कि अगर नेता प्रतिपक्ष चुनना हो तो आपको ये देखना होगा कि कौन सी विरोधी पार्टी के सबसे ज्यादा विधायक है। तो अगेन मैं जो कह रहा था कि जो पार्टीज खास तौर पर विपक्ष में है, महाविकास आघाड़ी, क्या उनमें समतोल रख पाएंगे कि अपने आपस में बातचीत कर पे एक सीधा रास्ता जो है वो निकाल पाएंगे, ये भी देखना होगा, ये भी बड़ा सवाल होगा इसमें। ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूं, लेकिन मैं अभी ज़रा दिखाता हूं कि इस पर क्या कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं अलग अलग पार्टियों की तरफ से मिल रही हैं, इसे सुन लेते हैं। सबसे पहले जो ने इस्तीफा दिया उस जगह पे हमने जितेंद्र आव्हाड को अपॉइंट किया है और आज हमारी संख्या कितने लोग हमारे साथ है वो आने वाले दिनों में सबके सामने आएगा। हमें आज ऐसा लगता है कि 53 हमारी पार्टी की स्ट्रेंथ है असेंबली में,
उसमें से 9 जन जो उस तरफ गए हैं, जिनके ऊपर हम डिस्क्वालिफिकेशन का पिटीशन दाखिल किया है, वो छोड़ के बाकी सब लोग हमारे साथ है धीरे धीरे। लेकिन किसी भी हालत में अगर कोई भी टूट जाए या छोड़कर चले गए, फिर भी महाविकास आघाड़ी मजबूती से काम करेगी। शरद पवार जी को बहुत बड़ा मिल गया है धक्का, और अजीत पवार का निर्णय था पक्का। तो मतलब अजीत पवार जी ने तय किया था कि मुझे बीजेपी के साथ जाना है, और अजीत पवार जी ने महाबंड किया है, बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। बड़ी संख्या में लोगों को लगता है, चूंकि बिहार में कुर्नी का जो उपचुनाव हुआ या गोपालगंज का जो बाई इलेक्शन हुआ, उसमें जो हार हुई जनता दल यू आरजेडी की, या मोकामा के बाई इलेक्शन में 64,000 वोट मिला भारतीय जनता पार्टी को। तो इस स्थिति में लोग अपना भविष्य अंधकार में देख रहे हैं। फिर नरेंद्र मोदी की बढ़ती भी लोकप्रियता, और लोगों ने 2014 देखा है कि जब नीतीश कुमार अकेले चुनाव लड़े तो 2 सीट पर सिमट गए, और जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है, लव कुश जिसको कहते अति पिछड़ा, वो पूरी तरह से खिसक कर बीजेपी की ओर जा चुका है। तो ऐसी स्थिति में आगे आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने कहा कि भगदड़ की स्थिति जनता दल यू के अंदर पैदा हो रही है। तो ये तमाम प्रतिक्रियाएं, मैं शिशिर का एक बार फिर से रुख करता हूं। शिशिर, जिस तरह से कि शायराना अंदाज में कह रहे थे, रामदास अठावले हमेशा वो तुकबंदी करते हैं, शरद पवार को लगा धक्का, अजीत पवार का निर्णय था पक्का। तो दोनों गुट अपने अपने तरफ में ज्यादातर विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं। शरद पवार गुट का कहना है कि 9 माइनस कर दें, जो मंत्री बने हैं तो हमारी तरफ हैं, और अजीत पवार करें नहीं, सब लगभग हमारे साथ हैं। क्या कुछ वहां दिखाई पड़ रहा है एनसीपी में? किसका दावा ज्यादा मजबूत दिखाई पड़ रहा है? देखिए, अब जो गेंद है विधानसभा अध्यक्ष के पाले में है, क्योंकि जिस प्रकार से कल जब अजीत पवार और उनके साथ जो बाकी नेतागण थे उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली थी, तो उसके बाद कल देर रात जो है एनसीपी की एक बैठक हुई। उस बैठक में फैसला लिया गया कि जो नेतागण इस वक्त केंद्र में जो राज्य में शामिल है, राज्य के मंत्रिमंडल में शामिल है, उनको निष्कासित किया जाए, उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। हाँ। लेकिन ये कहते वक्त उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो विधायक उनके साथ है वो अगर चाहे तो वह पार्टी में आ सकते हैं, उनके लिए पार्टी के दरवाजे खुले हैं। हाँ। तो ये स्पष्ट बात है कि जो आंकड़ों का गेम है वो साधने का प्रयास जो है शरद पवार खेमा भी कर रहा है, तो वही दूसरे अजित पवार भी कर रहा है। लेकिन आंकड़े किसके पास इस वक्त कितने हैं, इस पर कोई स्पष्टता नहीं है। किसी ने भी ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा कि हमारे पास जो है इतने आंकड़े, ये लिस्ट है वो जारी की है। बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर, ये प्रयास हो सकता है जिस प्रकार से हमने। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका चर्चा करने के लिए और जुड़ने के लिए। और अब हम रुख करते हैं आज की खास चर्चा का, और आज की खास चर्चा हम कर रहे हैं कि समान नागरिक संहिता पर कौन सा दल कहां पर खड़ा है। तो समान नागरिक संहिता को लेकर सियासी दलों में बहस का बाजार गर्म है। एक देश एक कानून को लेकर सहमति के स्वर भी बन रहे हैं, लेकिन सियासत की जो नफा नुकसान है वो भी सामने आ रही है। हर एक दल उस हिसाब से अपना सोच रहे हैं। संहिता को लेकर आज संसदीय समिति की बैठक है। कानून मंत्रालय की समिति में विभिन्न दलों के सांसद यूसीसी पर चर्चा कर सकते हैं। उधर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पर्सनल लॉ की भी जिद है, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सेक्युलर पार्टियों को अपने बयान से चौंका दिया है। तो मायावती ने चौंकाया है। मायावती संविधान की धारा 44 में उल्लेखित यूसीसी की याद सभी पार्टियों को करा रही हैं और इसे देश की समानता और एकता के लिए जरूरी भी मान रही हैं। लेकिन मायावती आम राय बनाने की मांग कर रही हैं। तो सवाल यह कि देश में हिंदू कोड 70 वर्षों से बगैर किसी बाधा के समाज में स्वीकार्य है, तो फिर किसी मजहब के पर्सनल लॉ को लेकर ऐसा आग्रह क्यों है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पब्लिक मीटिंग भोपाल में एक देश एक कानून को लेकर समान नागरिक संहिता पर चर्चा ने सियासी गलियारे में इसे चर्चा का मुद्दा तो बना ही दिया है। देश में क्रिमिनल लॉ को लेकर सभी समाज मजहब में आईपीसी के तहत न्याय का प्रावधान है, तो फिर जिंदगी के अहम फैसलों में सैकड़ों वर्ष पुरानी मान्यता क्यों? इसका क्या मतलब है? सिविल कोड भी क्यों ना हो सभी के लिए एक जैसा? गोवा में पुर्तगीज शासनकाल से सिविल कोड लागू है। अपने एक दौरे में संसदीय कमेटी ने पाया था कि अधिकांश लोग इससे बिल्कुल संतुष्ट हैं। और इतना ही नहीं, दुनिया के हर देश में अपना सिविल कोड है, जिसमें शादी, तलाक, गोद लेने की व्यवस्था, बच्चों के संपत्ति पर अधिकार उस मुल्क के कानून के हिसाब से ही तय होता है, पर्सनल लॉ से तय नहीं होता। तो फिर भारत में किसी खास संप्रदाय के लिए पर्सनल लॉ की अहमियत क्यों है? क्यों वोट बैंक की सियासत में शाहबानो जैसे बुजुर्ग को संविधान के मौलिक अधिकार से वंचित रख दिया गया था?
पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल में कहा था कि वोट बैंक की राजनीति करने वाली पार्टियों ने मुस्लिम समाज के एक बड़े वर्ग का शोषण किया और वो गरीबी की जाल से बाहर अभी तक भी नहीं निकल पाए हैं। जाहिर है कि केरल में कांग्रेस और सीपीएम के बीच इस बात की प्रतिस्पर्धा है कि कौन मुस्लिम समाज का ज्यादा हितैषी है और इसीलिए अभी यूसीसी पर चर्चा शुरू नहीं हुई और सीपीएम इसके खिलाफ केरल में प्रदर्शन करने लगे। शाहबानो की अपील के बाद से ही सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक ने यूसीसी की मांग की है, लेकिन अगर सीपीएम कांग्रेस जैसे दल इसकी चर्चा के लिए भी तैयार नहीं तो फिर इस सियासत को हम समझ सकते हैं कि आड़े कौन सी बात आ रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए हम सबसे पहले जुड़ते हैं अपने संवाददाता ऋषि कुमार के पास, जो संसद की स्थायी समिति की बैठक पर बिल्कुल नजर रखे हुए हैं। ऋषि, सबसे पहले आप ही के पास आ रहा हूं कि ये बताएं कि जो ये बैठक है 3 बजे के आसपास शायद इसका समय था, सुशील मोदी अध्यक्ष हैं इस संसदीय समिति के, कानून मंत्रालय की संसदीय समिति के। क्या है इस बैठक के एजेंडे में कुछ साफ किया गया है? क्या इस बैठक के बारे में क्या अपडेट है? क्या ये बैठक शुरू हो चुकी है या होने वाली है? हाँ, देखिए लालचंद, ये बैठक शुरू हो चुकी है और अब से हम जैसे कि जानते हैं 3 बजे इस बैठक की शुरुआत में जो सुशील मोदी हैं, जो स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं, वो पहुंचे और उसके बाद तमाम राजनीतिक दलों के जो सांसद हैं, जो कि सदस्य के तौर पर है, हम जानते हैं कि चेयरमैन के अलावा 10 राज्यसभा से और 20 लोकसभा से सदस्य इस समिति में मौजूद हैं। और इसके अलावा इस समिति में आज हम जानते हैं कि जो लॉ कमीशन के जो अधिकारी हैं उनको बुलाया गया है, साथ ही साथ जो कानून मंत्रालय है उससे संबंधित पक्ष रखने के लिए भी यहाँ पर उनके संबंधित प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। तो इस पूरी की पूरी कवायद में अगर हम देखें तो आज जो बेहद महत्वपूर्ण एजेंडा यही इसी बात का है कि एक तो लॉ कमीशन के पास अब तक जितने सुझाव आए हैं उसको लेकर संभवतः इस पर चर्चा होगी। और इसके अलावा जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि शुरुआत में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है जिसमें लॉ कमीशन क्या सोचता है, क्या उसके पास इस मामले में तथ्य हैं और जो मंत्रालय है उसकी तरफ से क्या उनके पास तथ्य हैं। तो इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बाद अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से पक्ष सामने आएंगे और वो अपने पक्ष को समिति के सामने रखेंगे और उन सभी बातों को, उन सभी पक्षों को, उन सभी राय को समिति के सामने उसको नोट करने के बाद जब इस पर कोई अंतिम रिपोर्ट बनेगी तो वो सभी जो बातें होंगी उसमें शामिल करने की बात बताई जा रही है। अब किस तरीके से इसको एजेंडे को आगे बढ़ाना है, क्योंकि इस समिति की जो बैठक है इसमें ये बताया जा रहा है कि आगे भी संभवतः कुछ बैठकें हो सकती हैं और अभी जो लॉ कमीशन ने जो लोगों से आम राय बनाने जाने को लेकर या उनके सुझाव को लेकर जो बात कही है उस पर भी अभी समय है। तो ये जो बैठक है बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरीके की बैठक के माध्यम से जो पूरे के पूरे मुद्दे पर जो पक्ष हैं अलग अलग तरीके से और जो तथ्य हैं इन सबको सामने आने में मदद मिलेगी। ऋषि, क्या ये बैठक ये संकेत देती है कि आने वाले मॉनसून सत्र में इससे संबंधित कुछ विधेयक पटल पर रखा जा सकता है? क्या ऐसा संकेत मिल रहा है? चर्चा तो बहुत ज्यादा है इसकी। देखिए, जहां तक इस मानसून सत्र की बात है तो निश्चित तौर से इस तरीके की खबरें हैं और सरकार की तरफ से भी जो बड़े नेता हैं उनकी तरफ से बयानबाजी इस मसले में हुई है कि देश में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, क्योंकि समान नागरिकता संहिता के जरिए, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा संविधान आर्टिकल 44 के जरिए इस बात की तस्दीक देता है कि सरकारों को इस मामले में प्रयास करना चाहिए कि देश में समान नागरिक संहिता हो। और इस पूरे के पूरे प्रयास को लेकर जो सरकार की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बयान आए हैं ये बताते हैं कि इस मसले में संभवतः इस सत्र के दौरान कुछ न कुछ जरूर ऐसा पक्ष सामने आएगा। लेकिन इस पूरी की पूरी कवायद से पहले ये देखना होगा कि लॉ कमीशन की रिपोर्ट और ये जो समिति है इसकी रिपोर्ट को लेकर सरकार किस तरीके से आगे बढ़ती है, क्योंकि इनमें जो राय रखी जाएगी, इसमें जो बातें रखी जाएंगी वो सरकार के लिए बहुत बड़ा टूल होगी इस विधेयक को आगे बढ़ाने के लेकर। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपडेट देने के लिए। तो हमारे संवाददाता ऋषि कुमार से हमने अपडेट ली कि हाँ, मीटिंग जो है, बैठक शुरू हो चुकी है संसद की स्थायी समिति की इसी मुद्दे पर, यूसीसी पर, और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी और साथ में 2 खास मेहमान और हैं, शिवम त्यागी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत शिवम त्यागी जी। और साथ में हमारे साथ हैं
कपिल मदान जी, जो कांग्रेस के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका भी कपिल जी। मैं शुरुआत करता हूं विनोद जी से। विनोद जी, अभी हमने अपडेट लिया, बैठक तो शुरू हो चुकी है संसदीय समिति की, और सुशील मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक शुरू हुई है, और हमें जो अभी अपडेट पता चला कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी इस मीटिंग में हो रहे हैं। तो क्या हम ये मान करके चलें कि इस मामले में जो संसद की स्थायी समिति है उसने जिस तरह लॉ कमीशन को बुलाया है, प्रेजेंटेशन हो रही है, इससे हम ये मान के चलें कि बहुत तेजी से आगे बढ़ा जा रहा है इस मामले में? लाल जी, आप कह सकते हैं, जैसा कि अभी आपने संवाददाता कह रहे थे, कि आप ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 44 का जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसकी तरफ सरकार एक कदम आगे बढ़ रही है, जो अब तक इस तरह की कोशिश ही नहीं हुई। तो इस मामले में आप ये बात कह सकते हैं कि एक कोशिश तो हो रही है, लेकिन उसके अलावा वो कल अलग अगर देखें तो सियासत किस तरह की हो रही है उसको भी देखने की जरूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारी संसद है उसी को फैसला लेना है, संसद को ही कानून बनाना है, और संसद के ही विधान से ही देश का भाग्य तय होना है। लेकिन हो क्या रहा है पिछले 55 साल में? अगर आप ये देखिए कि हिंदू कोड बिल का जो बना उसके बाद इसकी मुस्लिम पर्सनल लॉ और बाकी पर्सनल लॉ की चर्चा होती रही, लेकिन वो सब कैसे वोट बैंक की सियासत में फंस गई, इसका एक ताजा उदाहरण आप आज केरल से ले सकते हैं। अभी जस्ट एक लॉ कमीशन से एक सुझाव मांगा गया है, जो सुझाव के रूप में लोग अपने अपने सुझाव देंगे। उसमें धार्मिक संगठन भी हैं, उसमें आम लोग भी हैं, उसमें कई तरह के जो और ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी इसमें जुड़ सकता है। वेबसाइट पे लॉ कमीशन की तरफ से दिया गया था एक सुझाव के साथ में। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस बात को रेखांकित किया भोपाल के सब जनसभा में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग में, और उन्होंने कहा कि जब एक परिवार में 2 कानून नहीं चल सकते तो एक देश में 2 कानून कैसे चल सकते हैं। तो उस सारी चीजों का वो फॉलोअप भी बताए थे कि इस देश में एक बड़ा समाज जो है, एक बड़ा तबका है, वो कैसे पीड़ित रह गया है। तो आज आप देखिए कि उन सब चीजों पे जब बहस तेज हुई है, पॉलिटिकल पार्टीज अपनी राय बनाने लगे हैं। उनकी पहली बार ऐसा हुआ है कि मायावती ने भी अपनी राय बना ली है। ये शायद ये जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी है उनके लिए शायद एक बहुत बड़ा एक हो सकता है उनको धक्का भी लगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि केरल में सीपीएम की तरफ से इसका प्रोटेस्ट किया जा रहा है। सीपीएम ने इस बात के लिए कि कांग्रेस अभी राय लेने के मूड में नहीं है कि आगे देखते हैं कि पार्लियामेंट में ये बिल आता है या फिर स्टैंडिंग कमेटी किस तरह से आगे बढ़ता है, तो कांग्रेस अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। तो उसका राजनीतिक फायदा लेने के लिए केरल में सीपीएम की जो मौजूदा सरकार है वो उसके कार्यकर्ता लोगों में जाके वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम यूसीसी को नहीं मानेंगे। तो सवाल ये है कि आप जिस जिद के कारण आप जो पॉलिटिकल एक मूव चलाने की कोशिश कर रहे हैं वो उसी समाज को कितने अपने अंधेरे में रखा है, इसकी बात को आप बगैर जो चर्चा में आने देने से पहले, तो फिर आप इस किस तरह की डेमोक्रेसी में, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक लेजिस्लेटिव का जो पावर है और एक संसद के जो अपने विधान है उसको कैसे आप दरकिनार कर रहे हैं, ये इन पार्टियों के इस तरह के प्रदर्शन से आप देख सकते हैं। बिल्कुल, मैं लौटता हूं आपके पास और शिवम जी के पास पक्ष जानूं, उससे पहले मैं कपिल मदान जी के पास ही चलता हूं, कांग्रेस समर्थक हैं। क्या दुविधा है कांग्रेस की कपिल जी? क्या प्रॉब्लम है कांग्रेस को? संविधान सम्मत बात है, सुप्रीम कोर्ट कई बार दरियाफ्त कर चुकी है, ये संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित है। क्या दिक्कत है? कहां असमंजस है? कहां दुविधा है कांग्रेस की? देखिए सर, मैं एक बात बड़ी स्पष्ट करना चाहूंगा। ये मेरा एक व्यक्तिगत वाक्य है, इस पे मेरा व्यक्तिगत विचार है और मैं कुछ तथ्य आपके दर्शकों के समक्ष रखना चाहता हूं। पहली बार यूसीसी बीजेपी के मैनिफेस्टो में 1998 में आया। 1998 के बाद बीजेपी की 3 बार सरकार बनी। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी 1999 में, 2014 में मोदी जी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी और 2019 के अंदर भी उनकी प्रचंड बहुमत के अंदर सरकार बनी। और देखने की बात यह है कि 1998 से जो उनका एक मैनिफेस्टो के अंदर एक जो एक एजेंडा था, अगर आपको देश की उन्नति और प्रगति को ध्यान में रखने के लिए यूसीसी लेके आना है, आप लेके आइए। आप पार्लियामेंट में प्रस्ताव लाइए, बिल लाइए, उस पर चर्चा कराइए, सारे समाज के वर्गों से उस पर विचार लीजिए और एक चर्चा के बाद, डिबेट होने के बाद, उसके सारे नफे नुकसान को देखने के बाद आप उसको एक संवैधानिक तरीके से लेके तो प्रक्रिया चल रही है। एक सेकंड मुझे बताने, अगर तो बीजेपी का विचार ये देश की उन्नति और प्रगति को ध्यान में रख के यूसीसी लेके आना था, तो वो 2014 में क्यों नहीं लेके आए? 2014 अच्छा, मतलब आपत्ति सिर्फ ये है 2014 में क्यों नहीं लाए?
मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस पे पॉलिटिसाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा सिर्फ ये कहना है, मेरा सिर्फ ये कहना है, हमने देखा जब कृषि कानून आए, बगैर किसी चर्चा के वो कानून पारित कर दिए गए और बगैर किसी चर्चा के वो कानून को विड्रॉ कर लिया गया। मेरा सिर्फ व्यक्तिगत ये कहना है कि आप सब एक चीज और सबको ध्यान में रखना चाहिए। 2018 कपिल जी, आप अच्छी तरह जानते हैं इसमें किस तरह से चर्चा की जा रही है। लॉ कमीशन ने सुझाव मांगा है, आज संसदीय समिति की आज स्टडी की है। इंपॉर्टेंट है, नहीं एक सेकंड सर, हाँ कीजिए, सर एक सेकंड, हाँ ये बात ठीक है कि नहीं है कि 2018 की लॉ कमीशन की रिपोर्ट ने बोल दिया यूसीसी जिस तरीके के हमारे यहाँ बहुत सारी जातियां और बहुत सारा कस्टम्स और बहुत सारे वर्ग हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड 2018 की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है, लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट इस पे है। तो उस रिपोर्ट में जो बोला गया वो ये बोला गया कि जिस तरीके का कल्चरल ढांचा हमारे देश का है, ये नेसेसरी नहीं है, मेरी नहीं है, लॉ कमीशन की रिपोर्ट है। हाँ, तो मतलब उन्होंने एक बार कह दिया तो अब यूसीसी खत्म, अब संविधान से यूसीसी मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये नहीं बोला कि यूसीसी मैंने ये बोला कि आप सारे तत्वों की चर्चा कीजिए। ठीक, आपकी बातों पर शिवम त्यागी जी से जवाब लेता हूं, आपकी सारी बातों पर शिवम त्यागी जी को जवाब लेता हूं और साथ में ये भी जोड़ देता हूं। शिवम त्यागी जी, एक तो ये बात कह रहे हैं कि लॉ कमीशन ने ना कहा तो अभी क्यों हाँ, दूसरी बात ये कि आप भाई 2014 में क्यों नहीं ले आए जो अब ला रहे हैं, ये बातों इन बातों का भी जवाब दीजिएगा। और ये भी जवाब दीजिएगा जो मैंने पूछा था कि क्या इतनी तेजी से काम हो रहा है शिवम जी कि इस मानसून सत्र में ही कुछ देखने को मिल सकता है। लोग बड़े 5 अगस्त की तारीख को लेकर बड़ी चर्चा है शिवम जी। देखिए, तारीखों को लेकर अगर अच्छी बातों के परिप्रेक्ष्य में चर्चा हो तो इसमें किसी को दुख होना ही नहीं चाहिए। हाँ, कुछ पॉलिटिकल पार्टियों को दुख होना अनिवार्य है, अब उनके दुख के लिए मुझे मतलब माय हार्टफेल्ट कॉन्डोलेंसेस। बट हाँ, एक चीज देखकर बड़ा समझ में आ गया है कि ये कांग्रेस वाले जो हैं अपने पूर्व अध्यक्ष के हिसाब से मतलब हर चीज में कंफ्यूजन बढ़ी है। तय कर लो, पहले एक बैठक बुला के ये तय कर लो कि यूसीसी से दिक्कत है, सामान्य नागरिक संहिता से दिक्कत है, या उसकी बैठक बुलाई थी। हाँ, नहीं, अब उसमें क्या क्या पास नहीं हुआ मुझे समझ नहीं आया कि आपको ये दिक्कत है कि आपको यूसीसी से दिक्कत है, आपको समय से दिक्कत है, 1998 में मैनिफेस्टो में डाला उससे दिक्कत है, या 2014 में नहीं लाए इस वजह से दिक्कत है, आप तय कर लो। बात बहुत साफ है, यूसीसी इस देश में एक मुद्दा है जो 1948 से लेकर चला आ रहा है, लगातार यदाकदा इस पर 6 बार कोर्ट भी अपनी अलग अलग टिप्पणी में दे चुका है। उनमें से प्रमुख शाहबानों का एक केस है, इसके अलावा 5 केसेस और हैं। इस पर बाबा भीमराव अंबेडकर ने भी ये कहा कि एक ऐसा कॉर्नर है जिसको हम टच नहीं कर पाए। इसके समर्थन में करीब करीब इस देश के सभी बड़े प्रमुख लोग रहे और अदालतें भी रहे। आज अगर इस बात का विरोध सिर्फ यही होता है कि 2014 से क्यों नहीं लाए, 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार काम करती आ रही है, देश के हर बड़े विषय को खत्म किया। अब ये कह रहे हैं कि चर्चा नहीं कर रहे। अरे भाई, आप एक बात बताइए, बेशक आप कांग्रेस समर्थक हैं, लेकिन इस देश के व्यक्ति तो है ना, ये चर्चा ही तो चल रही है। लॉ कमीशन ले रही है, लोगों की राय ले रही है, बराबर में हमारे पत्रकार हैं, एक आप हमारे बराबर में हैं, यहाँ पर चर्चा हो रही है। लॉ कमीशन के पास 8.5 लाख सुझाव पहुंच चुके हैं, फिर ये इसके बाद संसद में जाएगा, वहां पर चर्चा होगी। मतलब कहीं पर चर्चा करें तो दिक्कत, ना करें तो दिक्कत। भैया तय कर लो क्या चाहिए, लेकिन इस देश ने तय कर लिया है कि इस देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि आऊंगा कपिल जी, आपके पास आऊंगा जवाब के लिए, आप तीनों के पास आऊंगा, आप तीनों हमारे साथ बने रहिएगा। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब लौटूंगा तो आप तीनों के पास आऊंगा। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1800 से अधिक दवाइयां और 285 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। स्वागत है ब्रेक के बाद। हम आज चर्चा कर रहे हैं खासतौर पर कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, समान नागरिक संहिता पर कौन सी पार्टियों की क्या दुविधा है। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं विनोद मिश्र जी का रुख करता हूं, अपने सलाहकार संपादक का। विनोद जी,
आपने देखा कि कांग्रेस समर्थक हैं कपिल मदान जी, लेकिन वो जो सवाल उठा रहे हैं वो कह रहे हैं 2014 में क्यों नहीं लाए, 98-99 में क्यों दूर रखा, या लॉ कमीशन ने एक बार कह दिया तो अब क्यों। ये सवाल मतलब हैं क्या, इसमें कुछ ठोस आपत्ति नजर आ रही है? लाल जी देखिए, ये कह सकते हैं कपिल जी को, मुझे लगता है कि उनका जो इन्फॉर्मेशन है वो तो कांग्रेस पार्टी के लाइन पे है और वो वही बोलेंगे, हम उससे वही अपेक्षा करते हैं। लेकिन वो काफ़ी जानकार और समझदार आदमी हैं, उनको थोड़ी सी चीज़ों को समझना चाहिए कि पूरे दुनिया में भारत एक इकलौता देश है जहाँ एक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। मुस्लिम कंट्री भी जितने कंट्री हैं उनके भी भले ही शरिया कानून हो, लेकिन सारे मुस्लिम कंट्री के अपने कानून हैं। उसमें किसी माइनॉरिटी, किसी मेजॉरिटी और किसी दूसरे कम्युनिटी या तीसरे कम्युनिटी के लिए अलग अलग कानून नहीं है उनके। जब इस पूरे दुनिया में आप ये देखिए व्यवस्था है, जब आप माइग्रेशन का आप दौर देखें, चाहे वो यूरोप हो या अमेरिका हो, लैटिन अमेरिका हो, जो भी कंट्री में जो लोग गए होंगे वहाँ उसके अपने सिविल कोड हैं। वहाँ ये लोग नहीं कह सकते कि हमारा पर्सनल लॉ है हम उसको मानेंगे। तो जब पूरी दुनिया में इस व्यवस्था से लोगों ने माना है, हर तरह के हर कम्युनिटी के लोग गए हैं इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में, फिर भारत में ही लेके इतनी शंकाएं और इतनी चर्चाएं क्यों होती है? सवाल है, ये देश है, ये देश 145 करोड़ की आबादी वाली देश है। इस तरह के जो डाइवर्सिटीज है वो अलग अलग कंट्री में आप देखिए, कई ऐसी कंट्री है जिसमें इस तरह की डाइवर्सिटीज है, लेकिन कानून किसी देश को एक बनाता है। इसलिए अगर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि एक देश एक कानून है, तो उसका मतलब उसमें इस किसी चीज़ों को हैरास करना, किसी के कल्चर को डैमेज करना नहीं होता। ये राष्ट्रीय स्वाभिमान की बात है। बात करते करते मायावती भी यही बात कह रही थी, लेकिन मैं इनको जरा ये बात समझाऊं कि शायद वो बहुत समझदार आदमी कपिल जी इस बात को बेहतर समझ सकते हैं कि इसमें किसी पार्टी को दिक्कत क्या है। अगर ये वोट बैंक नहीं है तो अगर आप जानिए कि इसी देश में, इसी व्यवस्था में अगर मुस्लिम तबके में भी जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो इसके सपोर्ट में हैं, महिलाएं इसके सपोर्ट में हैं, तो अगर उनके पास में वोट की ताकत नहीं है और कुछ जो पर्सनल लॉ बोर्ड, जो एक तरह का एक एनजीओ है जिसमें दुनिया देश भर के जो मौलानाएं हैं उन्होंने अपने लिए एक एनजीओ बनाया है, वो कानून बना रहे हैं और उसकी कानून की व्याख्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है। उनको इनकी जानकारी के लिए होनी चाहिए। केरल हाई कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट ने कई बार इन चीजों को उसने डिफाई किया है कि आप प्रोफेशनल नहीं है, आप लॉयर नहीं है। तो अगर इस तरह की चीजें हो रही है, इतना कंफ्यूजन हो रहा है, तो फिर इन चीजों को लेके अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड पे अब बहस है, अभी एक चर्चा है, इसको लेके इतने शंकाएं क्यों हैं, इतनी ज्यादा जो आप एप्रीहेंशन एक समाज में दिखा रहे हैं, इसकी जरूरत क्या है? ठीक, कपिल जी मैं एक बात कहूं, आप देखिए कांग्रेस के असमंजस का दोनों तरफ से फायदा उठाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़े कर ही रही है, केरल में सीपीएम भी उन्हीं कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है कि भाई पता नहीं कांग्रेस क्या रुख ले लेगी, तो पहले से वो अपनी पोस्चरिंग कर रही है। तो कांग्रेस को असमंजस में रहने से दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है। तो आखिर इस स्थिति में क्यों है पार्टी? देखिए, मैं फिर से एक बात दोहराना चाहूंगा कि ये मेरी एक व्यक्तिगत राय है और मैं उस जिम्मेदारी से एक बात दोबारा से कहना चाहूंगा और एक स्पष्टीकरण जरूर देना चाहूंगा कि मैंने यूसीसी का अपोजिशन नहीं किया। मैंने अपने व्यक्तिगत राय के अंदर ये बोला, आपको देश की उन्नति और प्रगति के लिए अगर आपको कोई कानून लेके आना है तो आप वो कानून लेके आइए, आप चर्चा करिए, आप वो बिल का प्रस्ताव लेकर आइए, उसके क्या नफे और नुकसान है आप उसको लोकसभा के फ्लोर पे आप उसकी चर्चा करिए, आप सारे सदस्यों से कराइए। तो आप देखिए, अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, कितने दिन फार्म लॉज जब आए, जब कृषि कानून आए, कितने दिन चर्चा हुई उस पर? आप मुझे बताएं, आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको पता होगा कितने दिन चर्चा हुई, किसके वो बाकायदा सदन के दोनों सदन में इसकी चर्चा हुई थी और मेजॉरिटी वोट से वो पास हुआ था वो बिल। एक सेकेंड, कोई उस पर विशेष चर्चा नहीं की गई। जब विशेष का मतलब क्या होता है कि साल भर इसकी चर्चा हो, तब इस देश में अगर कानून बने तो आपने बताया कि पार्लियामेंट में क्या एक भी कानून बन पाएंगे? अच्छा ठीक है, देखिए कृषि कानून जब वापस भी लिए गए उस पर भी चर्चा नहीं कि कृषि कानून पर अगर विरोध हुआ तो उस पर जो फैसला लिया गया तत्काल स्थगित किया गया। लेकिन आप देखिए कपिल जी कि इस पर पूरी तरह से लॉ कमीशन ने लोगों के सुझाव मांगे हैं। 8 लाख के आसपास सुझाव आए हैं लोगों के। आज संसदीय समिति इस पर बहस कर रही है और निश्चित तौर पर संसद में इस पर पूरी बहस होगी, हमें ऐसा लगता है।
देखिए चर्चा से तो कोई भाग नहीं रहा है। ठीक। आप ये अपना एक बार लॉ कमीशन तो एक ठीक है, चलिए यही प्रक्रिया चल रही है और लॉ कमीशन 2018 में लॉ कमीशन सब लोग इस पर बिल्कुल समर्थन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, समय की कमी है फिलहाल। कपिल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस बड़ी खबर पर चर्चा के लिए। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो रुख करेंगे आज की कुछ और बड़ी खबरों का। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1800 से अधिक दवाइयां और 285 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब बात करेंगे जाति गणना पर पटना हाई कोर्ट के सुनवाई की। बिहार में जाति आधारित गणना पर आज पटना हाई कोर्ट में सुनवाई, नीतीश सरकार की नजर अदालत के फैसले पर। और हम आपको बताते हैं कि इस मामले में अभी तक हुआ क्या क्या है। इससे पहले पटना हाई कोर्ट ने बिहार में चल रही जाति आधारित गणना पर लगा दी थी रोक। तो बिहार सरकार जाति आधारित गणना करवा रही थी, जिस पर पटना हाई कोर्ट ने स्थगित कर दिया था, और हाई कोर्ट की ओर से लगी रोक के बाद बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन वहां सुप्रीम कोर्ट ने वापस भेजा था। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार की नीतीश सरकार को वापस पटना हाई कोर्ट के पास ही भेज दिया था कि इस मामले में जब हाई कोर्ट सुनवाई कर ही रहा है तो हमारे हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट में वापस आकर नीतीश सरकार ने एक याचिका दायर कर मामले में जल्द सुनवाई की अपील की थी कि इसे जल्दी से जल्दी सुनवाई कर लें, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने बिहार की नीतीश सरकार को उस याचिका को भी खारिज कर दिया था और कहा था कि सुनवाई तो 3 जुलाई को ही होगी, और आज 3 जुलाई ही है तो आज हाईकोर्ट में सुनवाई है। बिहार सरकार जातिगत जनगणना को लागू करने पर जोर दे रही है, इसीलिए आज का दिन जो है वो नीतीश सरकार के लिए अहम है कि हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलेगी या फिर नहीं। 4 मई 2023 को पटना हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई की थी और पिछली सुनवाई में जातीय गणना पर अंतरिम रोक लगा दी थी। इस खबर पर चर्चा करेंगे अपने संवाददाताओं के साथ, लेकिन पहले ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, फिर लौटकर चर्चा करेंगे। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1800 से अधिक दवाइयां और 285 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब इस खबर पर जो पटना हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है, हमारे दो संवाददाता दिल्ली से विकास सारथी और पटना से सलमान हैदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, सबसे पहले ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को पटना हाईकोर्ट में ही सुनवाई के लिए बोला था। अब जो पटना हाईकोर्ट की सुनवाई है, उस सुनवाई के बाद भी बिहार सरकार के पास कुछ विकल्प रहेगा या इस मामले में क्या होने की संभावना लग रही है? बिल्कुल, जब सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले मामले की सुनवाई हुई थी तो ये यहाँ पर उठाई गई थी बात याचिकाकर्ताओं की तरफ से कि ये एक अंतरिम आदेश है और इसको लेकर के सीधे सुप्रीम कोर्ट आने का कोई औचित्य नहीं है। राज्य सरकार जल्दबाजी में सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रही है। इन सारी दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि क्योंकि 3 जुलाई को हाईकोर्ट दोबारा इस मामले पर सुनवाई करेगा और
अगर आप हाईकोर्ट के पिछले आदेश को देखें तो उसमें हाईकोर्ट ने कुछ बिंदुओं पर राज्य सरकार से सवाल पूछे थे। 10-11 बिंदु ऐसे थे जिन पर यह पूछा गया था कि क्या ये राज्य सरकार के डोमेन में आता है या नहीं, ये जो निर्णय पूरा लिया गया। इन सब चीजों पर राज्य सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी है और इसीलिए कोई वजह नहीं लगी थी कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई सुनवाई करके मेरिट्स पर कोई सुनवाई करे और किसी तरह का कोई आदेश दे। हालांकि कोर्ट ने राज्य सरकार के सेटिस्फेक्शन के लिए, क्योंकि उनकी तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि एक बहुत संवेदनशील मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाती है 3 जुलाई को किसी कारण से या किसी और तरह की कोई दिक्कतें आती हैं सुनवाई में, तो सुप्रीम कोर्ट 14 जुलाई को इस मामले पर दोबारा सुनवाई करेगा। तो ये अब सुप्रीम कोर्ट में 14 जुलाई को दोबारा से मामला लिस्ट होगा। इस बीच में हाईकोर्ट क्या निर्णय लेता है आज की सुनवाई के बाद वो भी देखना होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले का निपटारा नहीं किया था और इसको 14 जुलाई के लिए लिस्ट करने का आदेश दिया था। तो ये राज्य सरकार इस मामले को दोबारा भी ला सकती है 14 जुलाई को, अगर उनको हाईकोर्ट से किसी तरह की कोई राहत नहीं मिलती है। पटना चलते हैं सलमान साहब के पास। सलमान साहब, क्या अपडेट है? हाईकोर्ट में सुनवाई क्या शुरू हो चुकी है या होने वाली है और सरकार क्या बिल्कुल उम्मीद लगाए हुए है? देखिए लालचंद, हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है और जैसे कि खबर मिली है 4 या 4:30 बजे तक कोई सूचना आ पाएगी, कोई फैसला जो भी होगा कोर्ट, माननीय हाईकोर्ट का, वो बाहर आएगा निकल करके। जहां तक दूसरा सवाल है कि राज्य सरकार को इसमें क्या मिलेगा, तो जैसे अभी विकास ने बताया कि जो 11 बिंदु उठाए थे पिछली बार 4 और 9 मई की सुनवाई में हाईकोर्ट ने, उस बिंदु का कोई संतोषजनक उत्तर राज्य सरकार के पास हो पाएगा इस बात की गारंटी नहीं है, क्योंकि सारे जो सवाल थे वो वैलिड थे कि जनगणना करने का, हालांकि ये उसे गणना कह रहे हैं, जातीय गणना कह रहे हैं या सर्वे कह रहे हैं, नाम बदल दिया है। तो कोर्ट ने इस पर भी आपत्ति जताई थी कि नाम आप कैसे बदल सकते हैं और आपके पास जनगणना करने की संवैधानिक शक्ति नहीं है। जी सलमान साहब, जब हाईकोर्ट का फैसला आएगा तो हम आपसे जरूर अपडेट लेंगे। फिलहाल वक्त की कमी है, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और विकास आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए। वक्त है एक और ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो रुख करेंगे पश्चिम बंगाल में जो हिंसा जारी है उस खबर पर। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1800 से अधिक दवाइयां और 285 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। स्वागत है ब्रेक के बाद, और अब हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल में लगातार हो रही हिंसा की। तो पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में हिंसा का तांडव जारी, और लगातार हो रही हिंसा से राज्य में कई लोगों की मौत, अनेक व्यक्ति घायल हो चुके हैं अभी तक। और बात अगर हिंसा के ताजा मामले की करें तो राज्य के उत्तर 24 परगना जिले के हराओ में सोमवार को यानी आज ही एक बम विस्फोट में स्थानीय युवक परितोष मंडल की मौत हो गई। और इस मामले में ये जो खबर आ रही है तो प्रारंभिक जांच से पता चला है कि युवक हावड़ा के शालीपुर इलाके में एक सुनसान जगह पर कच्चा बम बना रहा था। पश्चिम बंगाल में इस तरह की खबरें आती रहती हैं कि वहां पर बम बनाने का कारोबार है। जांच से यह भी पता चला है कि एक अन्य व्यक्ति जो कच्चे बम के निर्माण में सहायता कर रहा था वो भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। तो पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए मतदान की तारीखों की घोषणा 8 जून को हुई थी, और उसके बाद से पिछले 25 दिनों में ही 13 लोगों की तो मौत हो चुकी है और घायलों की संख्या कई गुना ज्यादा है। दक्षिण 24 परगना जिले में सबसे अधिक 4 लोगों की मौत हुई है, और इसी जिले के भांगर में सबसे ज्यादा 3 लोगों के हताहत होने की खबर है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने तृणमूल कांग्रेस के युवा नेता जियारुल मोल्ला के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की, और दरअसल ये जियारुल मोल्ला के बारे में हम आपको बताएं, तृणमूल कांग्रेस के युवा नेता जियारुल मोल्ला थे, और उनकी दक्षिणी 24 परगना में रविवार सुबह यानी कल गोली मारकर हत्या कर दी गई। और ये भी खबर आ रही है कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि मोल्ला की हत्या सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में आंतरिक कलह का ही नतीजा है, यानी एक गुट ने दूसरे गुट की
हत्या की दूसरे गुट के नेता की। राज्य में लगातार अलग अलग क्षेत्रों में हिंसा जारी है। पीस पार्टी वहां की एक लोकल पार्टी है, उसके हमले में 25 से भी ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तो राजनीतिक पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप भी है। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बंगाल में अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस नेता हैं वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, मिले हुए हैं। उधर पुरुलिया जिले में भी एक और बीजेपी कार्यकर्ता की रहस्यमय मौत हुई है और बीजेपी ने इस मौत के लिए टीएमसी पर हत्या का आरोप लगाया है। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में जंगल राज स्थापित कर दिया। एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय के लोगों को भी नहीं बख्शा जा रहा। ये शुभेंदु अधिकारी, विपक्ष के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने यह आरोप लगाया। पुरुलिया जिला पुलिस हत्या की निष्पक्ष जांच करे या उचित जांच के लिए मामला सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए, ये शुभेंदु अधिकारी ने कहा है। क्या कुछ अपडेट है इस पर हम जुड़ेंगे अपने संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी से, लेकिन फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1800 से अधिक दवाइयां और 285 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। स्वागत है। ब्रेक के बाद कोलकाता से हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी जुड़ चुके हैं। प्रसेनजीत दा, क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि इतनी ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, 13 मौतों की खबर तो मैंने दिखाई और कितने गुना लोग घायल हुए हैं। क्या कुछ इस मामले पर हो रहा है? कुछ ताज़ा हिंसा की भी खबरें आ रही हैं पुरुलिया से, उत्तर 24 परगना जिले से। देखिए लालचंद, पहले तो आप मेरे पीछे अगर देखेंगे तो मूसलाधार बारिश है। तो पहली बात यह है कि किसी तरह से जुलाई की 8 तारीख को बंगाल में चुनाव नहीं हो सकता, लेकिन जबरदस्ती सरकार की तरफ से यह थोपा गया है किसी दूसरे कारण से। बरसात के मौसम में गांव में चुनाव नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात है, अगर डेथ मीटर की बात कहे, जो मैं पिछले कई दिनों से डेथ मीटर की बात कह रहा था, उसमें आप 13 कहा, लेकिन साथ में और 2 जोड़ के पिछले 1 महीनों में या उससे भी कम समय पे 15 होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि जिस तरह से गवर्नर डॉक्टर सीवी आनंद बोस उत्तर बंगाल से दक्षिण बंगाल पर भाग भाग के जो पीड़ित है उनसे मुलाकात करने की कोशिश कर रहा है, उनको आश्वासन देने की कोशिश कर रहा है, यह सरकार की तरफ से और स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से होना चाहिए था। चौथा नंबर यह है कि जो अदालत की तरफ से बताया गया था कि हर एक बूथ पर सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स होनी चाहिए, तो इसके ऊपर जिस तरह से स्टेट इलेक्शन कमीशन एक दांवपेच खेल रहा है, उससे लगता है कि कोर्ट की जो आदेश है उसको किसी तरह से नाकाम किया जाए, इसी में लगे हुए हैं। आगे तो हम देख पाएंगे, मेरे ख्याल से आज टाइम नहीं है लालचंद जी। बिल्कुल, आपने संक्षेप में सारी बातें बताई। सच में आज समय की कमी है, लेकिन हम इस पर चर्चा करते रहे, आगे भी करते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रसेनजीत दा जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। तो इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। नमस्कार।